अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मेडिकल हब। आप सबका वेलकम है मेडिकल हब में। आज हम नए टॉपिक के साथ हैं और वो है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन एंड इनहिबिटरी एक्शन एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, तो इस पर आप बात करेंगे आज। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था एंजाइम का, और उसके बाद लेक्चर में मैंने मैकेनिज़्म बताया था और कुछ मतलब के मॉडल्स बताए थे जो एंजाइम के थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं एंजाइम के एक्शन पर, और इनहिबिटरी एक्शंस क्या होते हैं एंजाइम पर, उसके ग्राफ्स क्या होते हैं, और कुछ टाइप फर्दर मोर पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, आप समझना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना वीडियो को। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम लेते हैं टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, एंड देयर ग्राफ्स। तो हम पहले ये बताएंगे, जानेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग होता है क्या है। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब है कि एंजाइम का जो एक्शन है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके उसकी जो है एक्शन है उसका जो रेट है उसको इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब कि उसका रेट को कम और ज़्यादा करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो पहले फैक्टर को हम फैक्टर्स के नाम लिखेंगे कौन कौन से हैं, फिर वन बाय वन उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर जो हमारा होता है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को क्या कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, नंबर 2 है हमारा पीएच। ठीक है, पीएच भी हमारे सेंसिटिव है इस फैक्टर के हिसाब से। नंबर 3 है एंजाइम कंसंट्रेशन। नंबर 4 है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, नंबर 5 हमारा वाटर। ठीक है, और उसके बाद नंबर 6 है रेडिएशन। तो इन फैक्टर्स की वजह से एंजाइम की एक्शन एंजाइम के रेट पर इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम अब वन बाय वन पढ़ेंगे एक एक करके, और उनके ग्राफ को भी समझेंगे कि कैसे होता है। तो फर्स्ट वन जो है हमारा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कैसे करते हैं। देखो, लिविंग बॉडी के अंदर टेम्परेचर का एक खास लिमिट होती है, इसकी एक खास जो होती है मतलब कि वैल्यू होती है, लिमिट होती है, जिस पर लिविंग बॉडी इजीली काम कर सकती है। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसे कह सकते हैं हम कि द टेम्परेचर दैट प्रोमोट maximum एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो देखो, टेम्परेचर का क्या रोल है एंजाइम केयर एक्शन पर। ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो हमारा टेम्परेचर जिस पर मैक्सिमम एक्टिविटी। अब देखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर लो जा रहा है तो उस पर एंजाइम पर इफेक्ट होगा। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जाता है तो एंजाइम के एक्शन पर होगा, इफेक्ट होगा। तो कौन कौन से इफेक्ट होंगे और कैसे इफेक्ट होंगे उस पर हम पढ़ेंगे। ठीक है आज। तो जब इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर तो मॉलिक्यूल की जो मोशन है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब इंक्रीज़ होगा बॉडी के अंदर टेम्परेचर तो जो एंजाइम है उस पर इफेक्ट ऐसे पड़ेगा कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा गया है तो थोड़ा ज़्यादा होने से क्या होगा, हमारे जो एंजाइम है उसमें थोड़ी रेट को बढ़ेगा, थोड़ा रेट बढ़ेगा। बट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया मतलब कि एक हाई लिमिट पर आ गया टेम्परेचर जो कि मैंने बियरेबल नहीं है, तो उस पर क्या हो जाएगा, एंजाइम हमारा डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम की जो प्रोटीन, एंजाइम की जो अमीनो एसिड्स जो हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ख़त्म होने लगेंगे। और ज़्यादातर जो होता है हमारे जो बॉन्डिंग होती है इनकी एंजाइम की जो अंदर बॉन्डिंग होती है वो टूटती है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो टेम्परेचर के साथ सेंसिटिव बॉन्डिंग कौन सी होती है। तो हमारे टेम्परेचर के साथ जो सेंसिटिव बॉन्डिंग होती है वो हमारी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम ये कहेंगे सेंसिटिव बॉन्डिंग जो है टेम्परेचर के ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव बॉन्डिंग होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे भी बॉन्ड होते हैं, दूसरे भी लिंकेज वगैरह वो टूटने लगते हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एक्टिव साइड होती है ना एंजाइम की ये जो है एक्टिव साइड पे जो है वो बनी हुई होती है किससे, वो सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है। तो जब एंजाइम के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोटीन टूटने लगेंगे, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड, उनकी जो अंदर की लिंकेज अमीनो एसिड की वो टूटने लगेगी, और उस नतीजे में जो एंजाइम जो है वो खुद क्या होने लगेगा, डीनेचर होने लगेगा। अगर टेम्परेचर हम क्या करेंगे,
डीनेचर्ड हो जाएगा अगर टेम्परेचर हाई करते हैं। टेम्परेचर हाई, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एंजाइम का जो है वो डीनेचर होने लगेगा, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट टूटेगी। जब एक्टिव साइट ही टूटेगी तो वहाँ पर आयन कॉम्प्लेक्सिटी, जो आयन होगी वहाँ पर जो बॉन्डिंग करने वाले वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो इसकी प्रॉपर शेप होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो सबस्ट्रेट होगा वो फिट नहीं होगा, ना ही उसके साथ बॉन्डिंग होगी, ना ही उसके साथ रिएक्शन होगा। तो इससे मतलब कि टेम्परेचर हाई से ये डीनेचर हो जाएगा। अब देखो टेम्परेचर हाई से डीनेचर हो गया, अब आते टेम्परेचर लो पे। जब एंजाइम के टेम्परेचर लो होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाने लगता है, तो एंजाइम क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करने लगता है। डिक्रीज़ ऐसे होती है कि पहले जो रेट है उससे थोड़ा कम होगा, अगर थोड़ा कम हुआ टेम्परेचर तो थोड़ा रेट कम होगा। अगर टेम्परेचर बिल्कुल ही ज़ीरो पर आ गया, बिल्कुल ही कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, जो एंजाइम है हम कह सकते हैं लो टेम्परेचर पर जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, वो अनएक्टिव हो जाएगा। एंजाइम अनएक्टिव हो जाएगा। अनएक्टिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो टेम्परेचर की वजह से पॉलीकाइनेटिक मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की मोशन है, जो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल की मोशन होती है वो जो है क्या हो जाएगी, फ्रीज़ हो जाएगी। फ्रीज़ होने से जो एंजाइम अपना एक्शन नहीं कर सकेगा, एंजाइम बिल्कुल ही मतलब कि ऑफ हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन वापस आ सकती है, रिवर्सिबल कंडीशन है ये कंडीशन, लो टेम्परेचर है। बट हाई टेम्परेचर वाली जब डीनेचर हो जाएगा उसके बाद रीनेचर नहीं हो सकता, कम सिचुएशंस में होता है। मगर यहाँ पर अनएक्टिव के बाद एक्टिव हो सकता है। एक्टिव कैसे होगा कि जो इसका टेम्परेचर लो हुआ है ना, वो टेम्परेचर वापस हाई कर दो, वहाँ पर ऑप्टिमम पर लेकर आओ। ऐसा टेम्परेचर जो ऑप्टिमम के पास जाएगा तो एंजाइम वापस एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एंजाइम का टेम्परेचर के बारे में। अब आते हैं कि एंजाइम के टेम्परेचर के हिसाब से, इन दोनों फॉर्म के हिसाब से हम ग्राफ को कैसे जाहिर करते हैं, कि ग्राफ कैसे बनता है। सो गाइस, हम अब कहेंगे कि टेम्परेचर का ग्राफ कैसे मालूम हो, उसका कैसे हम पता चलेगा टेम्परेचर के साथ कैसे बनता है, या कैसे एमसीक्यूज में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमें शो करती है रेट। ठीक है, जो रिएक्शन का रेट है वो शो करिए कि रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, वो हमारी ये लाइन है। ठीक है, जो वाई एक्सेस पर है, वाई एक्सेस वाली। अब ये जो एक्स एक्सेस वाली जो लाइन है ये क्या शो करेगी, हमारी टेम्परेचर को। मगर यहाँ पर आप सपोज करें आप टेम्परेचर को ले रहे हैं कि सेंटी डिग्री में ले रहे हैं, तो सेंटी डिग्री में हमें यहाँ पर क्या करने की, यहाँ पर स्केल्स देने पड़ेंगे जो सेंटी डिग्री में। सपोज करो ये 10 है, ये 20 है, उसके बाद ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, उसके बाद 50 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, आगे टेम्परेचर ऐसे जा रहा है। अब देखो ह्यूमन बॉडी जो है वो कितने टेम्परेचर पर होती है ऑप्टिमम, तो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से या किसी भी लिविंग बॉडी का जो मिनिमम टेम्परेचर वो 37 to 40 होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 37 डिग्री जो है ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर ये हमारा हो गया 37 डिग्री। अब देखो जब बॉडी है, जब बॉडी का जो मतलब कि जो भी है एंजाइम है उनका जो टेम्परेचर है उस पर कैसे होगा, अपना इफेक्ट कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यहाँ पर एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हमें पता है ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब है मैक्सिमम एक्टिविटी। अब अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से पीछे जाते हैं तो क्या होगा, एंजाइम की जो एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होने लगेगी। डिक्रीज़ जितना कम करेंगे टेम्परेचर उतनी हमारी जो एंजाइम की डिक्री होगी। मगर देखो ज़ीरो पर नहीं होगा, क्योंकि ये अनएक्टिव स्टेज एक्टिव हो सकती है, या अनएक्टिव स्टेज एक्टिव हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर हम ग्राफ यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक नहीं लाएंगे। ये जो 0 डिग्री है हमारी, यहाँ पर अगर आ जाता तो फ्रीज होगा, मगर वो एक्टिव हो सकता है। अब जब एंजाइम की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे अगर जाए, तो आगे जब जाएगी तो थोड़ा उसका जो मतलब कि थोड़ा उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मगर अगर ज़्यादा टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो उसके बाद जो उसका फॉल डाउन होगा, उसका जो रेट जो होगा वो फॉल डाउन। ये देखो ये रेट है, तो ये रेट देखो फॉल डाउन होगा। सपोज करो हम 60 डिग्री पे आ गए तो उसका रेट बिल्कुल ही फॉल डाउन हो गया, या आगे जा सकता है, आगे अगर करें तो अगर फॉल डाउन होगा। तो ऐसे इस किस्म के ग्राफ को हम कहेंगे कि ये टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, जो हमें इस तरीके का मतलब कि व्यू दिखाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो हमारा मिनिमम 37 डिग्री और उसके बाद ज़्यादा होगा, तो ये यहाँ पर ये जो कंडीशन होगी ये हमारी क्या होगी, डीनेचरेशन होगी। इस तरफ हम क्या कहेंगे कि ये होगी हमारी डीनेचरेशन होगी, ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया। और यहाँ पर जो है एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज एंजाइम की एक्टिविटी जहाँ तरफ होगी इस तरफ होगी, और वहाँ पर डीनेचरेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर अनएक्टिविटी स्टेज कह सकते हैं। ये हो गया हमारा टेम्परेचर ग्राफ। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा है वो है पीएच है। तो पीएच के बारे में पढ़ेंगे, उसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। इस ग्राफ से क्या ज़ाहिर होता है कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर इंक्रीज़ इन रेट ऑफ रिएक्शन, बट इन सम लिमिट पर हम कह सकते हैं कि रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, जो रेट हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। टेम्परेचर बट लिमिट तक, टेम्परेचर की किसी लिमिट तक वो इंक्रीज़ करेगा रेट को, उसके बाद क्या करेगा, डीनेचरेशन करेगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड फैक्टर हमने क्या कहा था कि सेकंड फैक्टर हमारा है वो है पीएच का। कहते तो पीएच में कैसे होता है कैसे नहीं होता है।
तो पीएच में हम कहेंगे कि पीएच भी एक ऑप्टिमम पीएच होती है, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच होती है बॉडी की। तो ऑप्टिमम पीएच क्या होगी? वो पीएच होगी जिस पर मैक्सिमम एक्टिविटी हो सके या मैक्सिमम फंक्शन कर सके, एंजाइम अपना मैक्सिमम फंक्शन करे, उस पीएच को कहेंगे हम, क्या कहेंगे? ऑप्टिमम पीएच। अब जो ऑप्टिमम पीएच है वो एवरी एंजाइम की अलग अलग होती है। सपोज करें हम पेप्सिन लेते हैं, तो पेप्सिन की जो एवरेज पीएच है, जो ऑप्टिमम पीएच है, 1.4 किसी बुक में और किसी बुक में 2 कह सकते हैं। तो अगर आप सिंध टेक्स्ट अगर कर रहे हो फॉलो तो 1.4 आप याद करो, अगर दूसरी बुक से तो 2 कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये 2 पीएच हो गई हमारे जो है ऑप्टिमम पीएच होती है, ठीक है। और ऑप्टिमम पीएच की जो रेंज होती है वो हमारी कौन सी होती है? जो सब एंजाइम पर अगर फॉलो करी जाए या नॉर्मल रेंज अगर कहा जाए तो वो होती है 6 to 8 पीएच जो है वो ऑप्टिमम पीएच बॉडी की कहा जाती है। बॉडी की जो है 7 पर न्यूट्रल हो जाती है और इन दोनों के दरमियान जो है वो हमारी होगी ऑप्टिमम पीएच होगी। तो अब देखो पीएच का क्या इफेक्ट होता है, पीएच क्या क्या करता है और क्या नहीं करता है एंजाइम के साथ। जब पीएच को इंक्रीज होगा, जब पीएच में चेंजिंग आई थी, तो आयोनिक जो चार्ज है, तो आयोनिक चार्ज है वो एसिड एंड बेसिक ग्रुप की जो है वो डिस्टर्ब होने लगेगी। मतलब कि एसिड, अगर एंजाइम एसिड में कर रहा है रिएक्ट या बेसिक में कर रहा है, तो उनकी अगर पीएच चेंज होगी तो उसकी आयोनिक चार्ज चेंज हो जाएगी। अगर आयोनिक चार्ज चेंज होगी तो उससे क्या होगी? उसकी बॉन्डिंग में फ़र्क आएगा, और बॉन्डिंग में फ़र्क आने से क्या होगा? जो एंजाइम है उसकी सपोज करें अगर एससी शेप है, अगर एंजाइम है ऐसा है, तो उसकी पीएच चेंज होने पर उसकी जो शेप है वो सपोज करें ऐसी हो सकती है, मतलब चेंज होगी। तो शेप में चेंजिंग आएगी, चेंज इन शेप। तो जब पीएच चेंज होती है तो क्या होता है? एंजाइम पर बड़ा इफेक्ट होता है। वो क्या इफेक्ट होता है? वो होता है चेंज इन शेप। और चेंज इन शेप में उसकी एंजाइम की बॉडी की भी चेंज हो सकती है शेप, उसके एक्टिव साइट की भी चेंज हो सकती है। तो शेप में चेंज आएगी, उसको हम कहेंगे कि ये एंजाइम का पीएच का इफेक्ट है। तो पीएच के इफेक्ट में ज़्यादातर हम देखते हैं कि बॉडी या उसकी चेंज इन शेप में आती है। अब ये चेंज इन शेप जो है, अगर मज़ीद पीएच चेंज होगी तो क्या होगी? डीनेचुरेशन भी होती है। तो पीएच के चेंज से डीनेचुरेशन भी होती है। बट अगर पीएच ज़्यादा हो जाए, अगर मोस्ट बढ़ जाए, अगर ज़्यादा पीएच बढ़ जाए या कम हो जाए तो डीनेचुरेशन होगी, अदरवाइज चेंज इन शेप होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पीएच का। तो पीएच भी अलग अलग होती है, अलग अलग बॉडी की अलग अलग होती है, अलग अलग एंजाइम की अलग अलग पीएच होती है, ठीक है। तो अब आएंगे हम के जो पीएच का जो ग्राफ है उसको कैसे हम ज़ाहिर करें या उस पर कैसे बात करते हैं। सो गाइस, अब पीएच के ग्राफ को कैसे समझेंगे, पीएच का ग्राफ कैसे होता है। हमने कहा है कि जो ऑप्टिमम पीएच है वो 6 to 7, 6 to 8 के दरमियान होती है। सपोज करें हमारा जो ये एक्सिस है वो हमारा पीएच का एक्सिस है जो एक्स, और ये हमारा है रेट का, कि रेट पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पर हम अगर ऐसे कहें कि ये हमारी पीएच है वो 7 हमारी कौन सी है? ऑप्टिमम पीएच है। उसके बाद अगर यहाँ पर स्केलिंग करें, अगर 9 और 10 पर आ जाएं, ऐसे सपोज करें कोई भी स्केलिंग अगर करते हैं, ठीक है, 4 ऐसे अगर स्केलिंग करें तो आपको पहले देखना है कि यहाँ पर ऑप्टिमम जो पीएच इसकी कहाँ पर है? 7 पर है। जो मिनिमम जो होती है पीएच एंजाइम की ज़्यादातर होती है ऑप्टिमम पीएच ये होती है, ठीक है। एसिडिक एंजाइम है तो उसकी कम होगी, अगर बेसिक है तो उसकी ज़्यादा होगी पीएच ऑप्टिमम। तो यहाँ पर आपको पता है जो ऑप्टिमम का मतलब क्या है? मैक्सिमम एक्टिविटी यहाँ पर होने जाएगी। अगर पीएच कम होगी तो उसकी जो एक्टिविटी है वो भी क्या होगी? कम होगी। सपोज करो पीएच कम होकर 4 से ज़्यादा कम आ रही है, और पीएच ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा से अगर 10 तक जा रही है, 10 से आगे जा रही है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह निकलेगा। ये होगा हमारा ऑप्टिमम पीएच। तो और ये जो हो गया वो पीएच में चेंजिंग आएगी। अब इस पीएच के चेंजिंग आने से अगर पीएच ज़्यादा चेंज हो रही है, अगर ज़्यादा हो रही है यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर डीनेचुरेशन हो सकती है। और यहाँ पर देखो इस ऑप्टिमम से इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, ये रेट जो है वो देखो गिर रहा है। रेट का रिएक्शन क्या होगा? गिरेगा। इसका मतलब है पीएच चेंज से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो कम होता है। तो इसको हम कह सकते हैं पीएच चेंज इधर बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, तो उससे हमारा क्या हो गया? वो डायरेक्टली नहीं होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ज़्यादा पीएच होगी तो हमारा रेट क्या हो गया? रेट हमारा कम होगा, ज़्यादा पीएच से कम होगा। मतलब ऐसे आप समझ लो कि ऑप्टिमम पीएच के चेंज रेट, पीएच चेंज अगर आगे हो या पीछे हो तो वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट से। ज़्यादा पीएच होगी तो रेट जो होगा वो कम होगा, या कम पीएच होगी तो रेट वो कम होगा। अगर इन्वर्स अगर देखती हो पीछे आ रही है, तो इसको हम ऐसे सिंपली कह सकते हैं कि रेट होगा वो पीएच से इस तरह रिलेशनशिप रखता है। उसके बाद सेकेंड हमारा फैक्टर है वो है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के। एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कैसे होती है, मतलब फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है एंजाइम की कंसंट्रेशन? तो एंजाइम
एंजाइम कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है, तो हमें पता है कि एंजाइम कंसंट्रेशन डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर डायरेक्टली, क्योंकि जितना एंजाइम ज़्यादा होंगे उतना रेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। मतलब इसका जो फैक्टर इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव फैक्टर इफेक्ट है। तो इसके ग्राफ को यहाँ पर ही अगर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ग्राफ, इसको ज़्यादा क्लियरफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यही याद करना है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके ग्राफ के अंदर ही अगर हम समझना चाहें तो इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में होगा। अगर यहाँ पर हम कहें एंजाइम कंसंट्रेशन, ये एक्सिस और ये हमारा रेट है, ठीक है। तो सपोज करो जब एंजाइम कंसंट्रेशन ज़ीरो है तो रेट भी ज़ीरो है, ठीक है। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, और एंजाइम की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारा रेट ज़्यादा होगा। तो ये हमें स्ट्रेट लाइन देगा कौन, एंजाइम की कंसंट्रेशन। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, रेट से। तो रेट जितना ज़्यादा बढ़ेगा इसका मतलब है हमारी एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो एंजाइम कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट से। इसको ज़्यादा नहीं, इसका ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ तक कि आपको याद करना है कि इसका ग्राफ कैसे होता है। तो इसका ग्राफ ये होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है एंजाइम कंसंट्रेशन। उसके बाद है हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नंबर 4 है हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और उसका ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। सपोज करो इसके साथ ही अगर ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो कैसे होगा इसका ग्राफ। तो देखो ये है हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा है एक्स एक्सिस। सपोज करें वाई एक्सिस पे हमारा है रेट, तो रेट हमारा शो करता है वाई एक्सिस, और ये हमारा शो करेगा क्या, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस। अब देखो आपको ये याद करना है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट। मगर कैसे, ये हम कैसे कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट, जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना रेट ज़्यादा होगा। बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि तो कुछ लिमिट तक, एक खास लिमिट तक अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट होगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितने लिमिट पर आए तब जाकर रेट इंक्रीज़ होगा, उसके बाद डिक्रीज़ होने लगेगा। तो आपको ये याद करना होगा कि जब तक सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ सेचुरेट नहीं होता, एंजाइम के साथ सेचुरेट, अगर एंजाइम हमारे पास जितना है उसके साथ इन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन सेचुरेट होगी, मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है और एंजाइम की कंसंट्रेशन अभी यहाँ तक पड़ी है जो सबस्ट्रेट को तोड़ सके, तो हमारा रेट इंक्रीज़ होगा। जब तक एंजाइम सेचुरेट नहीं हो जाता तब तक रेट हमारा इंक्रीज़ होगा। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन कम हो गई और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो हम ऐसे कहेंगे कि रेट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। उसके बाद हमारा रेट डिक्रीज़ होने लगा तो इसका ग्राफ ऐसे कहेगा कि अगर ज़ीरो कंसंट्रेशन है तो ज़ीरो रेट है, अगर किसी खास लम्हे तक ये देखो बढ़ रहा है, हमारा रेट बढ़ेगा जब तक एंजाइम जो है वो सेचुरेट नहीं होता। उसके बाद अगर एंजाइम सेचुरेट हो गया तो हमारा रेट जो होगा वो इस तरफ ऐसे जाएगा, जो कांस्टेंट रेट जाएगा। तो ऐसे हम कह सकेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी पर, यहाँ पर ये कहेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी रेट की तब होगी जब जाकर यहाँ पर हमें ऐसे कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो भी एंजाइम थे वो सेचुरेट होगी, यहाँ तक हमारा इंक्रीज़ हुआ रेट, देखो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। उसके बाद हमारी लाइन जो है वो गिरने लगी, यहाँ हमारी लाइन जो है इस तरफ कांस्टेंट होने लगी। तो एंजाइम जो है वो एंजाइम सेचुरेट जब हो जाएंगे ना तब तक हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, उसके बाद हमारा जो है वो कंसंट्रेशन ऐसे हो गए। तो सिंपली इसको हम किसी लिमिट तक, इस रिलेशनशिप को किस लिमिट तक हम कह सकते हैं कि इस लिमिट तक हमारा रेट इंक्रीज़ होगा, उसके बाद हमारा रेट जो है वो कांस्टेंट की तरफ जा सकता है या डिक्रीज़ की तरफ जा सकता है। तो ये हमारा था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि सबस्ट्रेट अगर एंजाइम के साथ सेचुरेट हो गया तब तक हमारा रेट इंक्रीज़ होगा, उसके बाद हमारा रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। तो ये हो गया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। उसके बाद है वाटर और रेडिएशन। में यहाँ पर ही बता देता हूँ, वाटर और रेडिएशन का कुछ खास नहीं है। वाटर जो है वो किसी खास लिमिट पर, अगर वाटर को अब अबंडेंट क्वांटिटी में अगर नहीं देते हो तो वाटर क्या होगा, वाटर सिंपली रेट को इंक्रीज़ करेगा थोड़ा बहुत। अगर वाटर की भी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई तो रेट क्या होगा, वो डिक्रीज़ होने लगेगा, रेट पर इफेक्ट होगा, ठीक है, वाटर का। और रेडिएशन जो होगी वो रेडिएशन का भी इफेक्ट है, अल्फ़ा बीटा गामा या एक्सरेज रेडिएशन जो है वो इफेक्ट करते हैं, एंजाइम को डीनेचर करते हैं, एंजाइम को तोड़ने लगते हैं। तो वो हमारा हो गया रेडिएशन एंड वाटर का कंसेप्ट, जो सिंपल है। अगर वाटर कम ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तो रेट पर इफेक्ट करेगा, कम क्वांटिटी में नॉर्मल होगा तो रेट पर अच्छा काम करेगा। और रेडिएशन अगर है तो रेडिएशन वैसे ही नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, तो रेडिएशन का इफेक्ट एंजाइम पर होगा डीनेचरेशन का।
सो गाइस हमारा सेकंड टॉपिक है या सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो एंजाइम इनहिबिशन है। तो देखो एंजाइम के अंदर हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था एक्टिवेटर इनहिबिटर के बारे में, या एंजाइम की जो एक्टिविटी डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए कौन से को एंजाइम वगैरह आते हैं, को फैक्टर या कोएंजाइम। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, वो जो बेसिक इंट्रोडक्शन एंजाइम का। अब है एंजाइम इनहिबिशन। देखो कुछ होते हैं इनहिबिटर एंजाइम के, कुछ होते हैं एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर वो होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, और कुछ इनहिबिटर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब एंजाइम के इनहिबिटर का मतलब तो पता चल गया कि एंजाइम की जो एक्टिविटी वो डिक्रीज करेंगे। अब आपको अगर आप सिंध लेवल एमकेट पर अगर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एग्जांपल याद करने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन से इनहिबिटर होते हैं वगैरह। मैं आपको एक सिंपल क्लू देता हूं कि कुछ एग्जांपल बताऊंगा कि कौन कौन से इनहिबिटर होते हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं बॉडी पर, उसके इनहिबिशन करने में, उसकी इनहिबिटर करने में। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल जो है, उसके एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो वहाँ पर पॉइजन हमारे हो गए, पॉइजन्स होंगे वो हमारे इनहिबिटर्स है। पॉइजन के अंदर देखो विनोम होता है जिसने का, वो हमारा जो बड़ा इनहिबिटर है जो एंजाइम की रिएक्टिविटी को लो कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पॉइजन के साथ है साइनाइड्स जो होते हैं वो भी हमारे इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, साइनाइड्स के बाद एंटीबॉडीज़ कुछ होती हैं वो भी इनहिबिटर्स का काम कर सकती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ के बाद है एंटी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स मतलब कि अगेंस्ट द मेटाबॉलिज्म के जो काम करने वाले कुछ वो भी हो सकते हैं। और पेनिसिलिन है वो भी हमारी इनहिबिटर का काम कर सकती है बॉडी के अंदर। ठीक है, जो ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम की ब्लॉक कर देती है एक्टिव साइट, पेनिसिलिन का काम आपकी बुक के अंदर रिलेटेड है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन ये होगी। उसके बाद सल्फा ड्रग ETC। ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं जो इनहिबिटर के एग्जांपल हैं, इनहिबिशन करने में मदद करते हैं, जो मतलब कि एंजाइम की एक्टिविटी रोकते हैं। तो हम सिंपली इन पर अगर फोकस करना चाहो, अगर आप तो सिंपल इसका कंसेप्ट याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, मगर ये आप एमकेट के हिसाब से अगर नहीं, अगर और कोई टेस्ट देना चाहते हो तो आप इसको याद कर देना। ठीक है, अब आते हैं कि इनहिबिटर्स के अंदर क्या क्या है। इनहिबिटर्स के दो टाइप्स होते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कम्पिटेटिव इनहिबिटर और उसके बाद होता है नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर। ये दो इनहिबिटर्स हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टीज है? कम्पिटेटिव इनहिबिटर वो होता है जो एक्टिव साइट को ब्लॉक करें, वो कम्पिटेटिव। नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है तो अदर देन एक्टिव साइट किसको ब्लॉक करेगा? अदर देन एक्टिव साइट के अलावा जो भी साइट है एंजाइम की उसको ब्लॉक करेगा। सपोज करें ये एंजाइम है हमारा, ठीक है, ये हमारा है सबस्ट्रेट। तो देखो अगर यहाँ पर ये हमारा होगा इनहिबिटर, ठीक है, ये है हमारा सबस्ट्रेट। अगर ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट के आने से पहले अगर इसमें फिट हो जाता है ना, तो जो एंजाइम है उसकी शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ये अगर इनहिबिटर यहाँ पर आ गया तो एंजाइम की शेप चेंज होगी, तो सबस्ट्रेट यहाँ पर इफेक्ट नहीं करेगा, उसको एंजाइम की एक्टिविटी को कम करेगा। और ये एग्जांपल किसका था? हमारा नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर, जो अदर देन एक्टिव साइट का मतलब है कहीं पर भी इनहिबिट कर सकता है, कहीं पर भी आके अटैक होगा तो उसके जो एक्टिव साइट की जो है ज़्यादातर इसका जो इफेक्ट होता है वो एक्टिव साइट को चेंज कर देता है शेप। मगर यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोज करें ये एंजाइम है, ठीक है, इसकी एक्टिव साइट पर आकर इनहिबिटर, अब देखो ये सबस्ट्रेट है, ये है इनहिबिटर। अब देखो दोनों सिमिलर नज़र आएंगे, बट जो इनहिबिटर होगा वो इनहिबिटर जो होगा और सबस्ट्रेट जो होगा उससे पहले अगर इनहिबिटर यहाँ पर आकर अटैक हो गया, अगर इनहिबिटर आकर यहाँ पर अटैच हो गया तो जो है वो सबस्ट्रेट को आने नहीं देगा और इसकी एक्टिविटी को रोक लेगा। अब यहाँ पर ये सवाल है कि यहाँ पर अगर पड़ा रहेगा तो पड़ेगा नहीं। ये जो होता है वो इनहिबिटर जो होता है वो होता है टेम्पररी होता है, ये टेम्पररी ब्लॉक करता है एक्टिव साइट को, टेम्पररी ब्लॉक करता है। और उसके बाद इसको अगर आप ख़त्म करना चाहे तो क्या करेंगे? बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो टेम्पररी ब्लॉक किया हुआ एक्टिव साइट है ये निकल जाएगा और सबस्ट्रेट जो है अपना काम करके प्रोटेक्ट मिलेंगे। तो ये कम्पिटेटिव इनहिबिटर का मैंने एग्जांपल्स दिया है कि ऐसे हो सकते हैं। कम्पिटेटिव एग्जाम जो इनहिबिटर है वो सिमिलर होते हैं किससे, सबस्ट्रेट से होते हैं, मगर जो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर है वो अदर देन एक्टिव साइट पर अटैक करते हैं। और अदर देन एक्टिव साइट जो इनकी जो प्रॉपर साइट है उनका नाम क्या है, उस प्रॉपर साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट का मतलब है कि जहाँ पर आकर ये अटैक होते हैं, और इनहिबिटर को कह सकते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर भी कह सकते हैं, ठीक है। और एंजाइम पर हो गए तो वो एलोस्टेरिक एंजाइम पर अटैक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे उसकी एक्टिव साइट को चेंज करेंगे। ये मोस्टली एक्टिव साइट को चेंज करते हैं इनहिबिटर जो नॉन कम्पिटेटिव होती हैं। और कम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या करते हैं, सिर्फ सिमिलर टू द सबस्ट्रेट होते हैं और सबस्ट्रेट की जगह कर आकर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर की अगर एग्जाम्पल आप समझना चाहो तो देखो, ये अगर मर्करी के आयन हो गए तो वो भी अगर उसको इनहिबिट कर सकते हैं। सिल्वर के आयन हो गए वो भी सब मतलब कि अदर देन एक्टिव साइड या एक्टिव साइड पर आकर अटैक हो सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल ज़्यादा हैं, मतलब कि काफ़ी एग्जांपल्स हैं। तो आप इनको मतलब समझ सकते हो कि कौन कौन से हो गए आयंस ऑफ हेवी मेटल्स के, जो भी आयंस हो गए ऐसे समझ लो कि अगर आयंस है हेवी मेटल के तो वो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर कम्पिटेटिव इनहिबिटर का काम कर सकते हैं। मोस्टली जो होते हैं ये आयंस जो होते हैं ये सारे यहाँ पर जो हमने इनहिबिटर के एग्जांपल बताएं ये कौन से काम करते हैं, ये नॉन कम्पिटेटिव होते हैं। ये नॉन कम्पिटेटिव एग्जांपल का काम करते हैं, कम्पिटेटिव का इतना नहीं करते हैं। नॉन कम्पिटेटिव कहते हैं अदर देन एक्टिव साइड पर अटैक हो जाएंगे आयंस की फॉर्म में, तो उसकी शेप को चेंज करके इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी एग्जांपल यहाँ पर साल्ट वगैरह हो गए या ऐसे साइनाइड्स वगैरह, पॉइजन्स वगैरह हो गए, ये इनहिबिट करते हैं। इनहिबिटर के एग्जांपल आपको बता दिए, ऐसे इनहिबिटर का काम होता है। तो यहाँ पर हम अब वीडियो को ख़त्म करेंगे। हमारा जो पूरा था एक और टॉपिक हमारा जो है इसके साथ इनहिबिशन का वो है फीडबैक इनहिबिशन। अच्छा, फीडबैक इनहिबिशन को आप कैसे समझोगे, सपोज करो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, मिल रहे हैं, उसके बाद सबस्ट्रेट निकल गया, एंजाइम निकल गए, और ऐसे करके करके अगर प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बन गया है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया है, एंजाइम जो है वो कम में और सबस्ट्रेट ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्ट की साइड पर ज़्यादा जमा हो रहे हैं, तो एक एंजाइम खुद एक नेगेटिव फीडबैक करता है। तो क्या करता है कि प्रोडक्ट में से कोई एक एलिमेंट जो होगा, कोई एक जो होगा प्रोडक्ट, वो आके एंजाइम के एक्टिव साइड पर अटैच हो जाएगा। एक्टिव साइड पर अटैच होने के बाद क्या करेगा, वो रिएक्शन को स्टॉप करेगा। और इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन को स्टॉप करेगा तो आगे नई रिएक्शन बढ़ेगा। जो प्रोडक्ट ज़्यादा बनी है वो क्या हो जाएगी, यूज्ड अप हो जाएगी। जब तक यूज्ड अप नहीं होगा वो एक्टिव साइड को ब्लॉक करके रखेगा जो प्रोडक्ट का इनहिबिटर को। तो इसीलिए हमको इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, मतलब कि एंजाइम ने बनाया वही आकर इनहिबिटर का काम कर रहा है, जो कि नेगेटिव फीडबैक का काम करता है। तो इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, जो एंजाइम खुद कहता है अपनी एक्टिव साइड को ब्लॉक करके प्रोडक्ट जो होगा वो जब तक यूज अप नहीं हो जाता तब तक वो अपनी एक्टिव साइड को ब्लॉक करेगा। अगर प्रोडक्ट खत्म हो गए उसके बाद फिर से वो सबस्ट्रेट को मतलब तोड़ने लगेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये हमारा होता है नेगेटिव फीडबैक। अब आते हैं कि कुछ एग्जांपल बता देता हूँ मैं कि एंजाइम होते कौन कौन से हैं। तो एंजाइम के कुछ क्लासिफिकेशन में ऐसे मैं आपको नाम बताऊँगा कौन कौन से हैं। एंजाइम के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ 6 ग्रुप होते हैं एंजाइम के। 6 ग्रुप में हमारे ऑक्सो रिडक्टेज एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम करते हैं। ट्रांसफरेज होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन्स को। हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं जो वाटर के साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइसेज होते हैं जो मतलब तोड़ने का काम करते हैं। किसी आइसोमेरेज होते हैं जो आइसोमर्स बनाने में काम आते हैं। और लिगेज होते हैं जो डीएनए लिगेज वगैरह या ऐसे तोड़ने में वगैरह में बनाने में काम करते हैं, हमारे सिंथेसिस जिसको कह सकते हैं हम लिगेज। तो ये 6 ग्रुप हमारे हो गए। यहाँ पर हमारा एंजाइम का टॉपिक क्लियर होता है, एंजाइम का सब कुछ क्लियर होगा। 3 वीडियोस मैंने आपको दी और तीनों की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, और तीनों को देखकर आपको अच्छा लगेगा। और कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, वीडियो को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर फ्रेंड के साथ करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।